नमस्कार। आज हम एक गहरी नज़र डाल रहे हैं होम्योपैथिक साहित्य में वर्णित काली बाइक्रोमिकम पर। समझने की कोशिश करेंगे इसका व्यक्तित्व कैसा है, मुख्य लक्षण क्या हैं। और जैसा आपने कहा, इन विवरणों को पढ़ते हुए एक शब्द बार बार सामने आता है, संकीर्णता या नैरोनेस। ये जैसे सिर्फ एक लक्षण न होकर पूरी शख्सियत का एक केंद्र बिंदु सा लगता है। बिल्कुल। और ये संकीर्णता मतलब सिर्फ सोच तक ही नहीं है, ये उनके पूरे जीवन में दिखती है। मानसिक, भावनात्मक, यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर भी। विवरणों में इन व्यक्तियों को अक्सर बंद, अपने में रहने वाला, थोड़ा कठोर और बहुत ज्यादा व्यवस्थित बताया गया है। वे अपनी दिनचर्या, अपने नियमों के, आप कह सकते हैं, बहुत पक्के होते हैं। हाँ, और साहित्य ये भी कहता है कि ये लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सक्षम भी होते हैं, पर वो अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। हाँ। और उसी में खुश रहते हैं। कल्पनाशीलता थोड़ी थोड़ी कम होती है शायद। हाँ, और अपने विचारों पर बहुत दृढ़ रहते हैं। जैसे वो एक उदाहरण दिया गया है ना, कि कोई युवावस्था में किसी एक सोच से जुड़ गया तो बस जीवन भर उसी पर टिका रहेगा। सही। दूसरों का नजरिया समझना मुश्किल होता है इनके लिए। इन्हें स्क्वायर भी कहा गया है, मतलब एकदम पारंपरिक, लीक पर चलने वाले। पर यही चीज उनके जीवन के प्रति नजरिए में भी दिखती है। काफी भौतिकवादी होते हैं। मतलब अच्छा घर, अपना परिवार, गाड़ी, बढ़िया खाना, यहाँ तक कि एक नियमित सेक्स लाइफ भी, ये सब उन्हें पसंद है। पारंपरिक मूल्यों को मानते हैं। आध्यात्मिक या रहस्यमयी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती इनकी। अच्छा। और अगर होती भी है तो उसे भी बड़े व्यावहारिक या वैज्ञानिक ढंग से ही देखते हैं, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है। यहाँ एक बात मुझे काफी रोचक लगी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं या बस अपने परिवार के साथ। ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, बाहरी लोगों से कम मिलते जुलते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी तो इतने अलग थलग हो जाते हैं कि समाज से लगभग कट ही जाते हैं। हाँ मतलब लोगों से मिलना जुलना उन्हें खास पसंद नहीं। जी। और ये भी लिखा है कि इंटरव्यू में भी अपनी भावनाओं या मन की बात करने से बचते हैं। हाँ। सीधे अपनी शारीरिक तकलीफ पर आ जाते हैं। उस बारे में बता देंगे, पर मन में क्या चल रहा है वो नहीं। तो भावनात्मक स्तर पर क्या होता है फिर, अगर वो शेयर नहीं करते? देखिए, निराशा और उदासी इनमें आसानी से आ जाती है। अकेलापन महसूस करते हैं, पर क्योंकि किसी से कहते नहीं तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। इससे वे और चिड़चिड़े और उदास हो जाते हैं। और ये उदासी आगे चलकर एक तरह की रूखी उदासीनता, मतलब सलन इंडिफरेंस में बदल सकती है। दुनिया से कटे कटे, रूखे से। और मानसिक स्थिति, याददाश्त, एकाग्रता, इन सब पर कैसा असर रहता है? थोड़ी कमजोरी हो सकती है याददाश्त में या एकाग्रता में, खासकर जब साइनस की प्रॉब्लम हो। तब दिमाग थोड़ा धुंधला सा लगता है। पर हाँ, साहित्य ये भी कहता है कि मानसिक स्तर पर उतनी गिरावट नहीं दिखती जितनी कुछ और रेमेडीज में मिल सकती है। अच्छा। हाँ, पर एक अजीब आदत का जिक्र जरूर है, चीजों को बहुत ज्यादा विस्तार से समझाना। ओ हाँ, वो वकील वाला उदाहरण। हाँ, वही कि जैसे कोई वकील छोटे से काम के लिए भी हर नियम, हर कागज बारीकी से बताएगा। ये कोई सफाई या व्यवस्था का मामला नहीं है, ये उनके सोचने का तरीका है, एकदम कदम दर कदम। और उन्हें लगता है सबको ऐसे ही समझना चाहिए। तो ये जो एक ढर्रे पे चलने वाली बात है, ये संकीर्णता, ये शरीर में भी झलकती है क्या, शारीरिक लक्षणों में? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक लक्षणों में सबसे खास बात है श्लेष्म झिल्ली, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जैसे नाक, गले की अंदरूनी परत। और जोड़ों की समस्याओं का बारी बारी से आना, ऑल्टरनेट करना। बारी बारी से? हाँ, मतलब कुछ महीने एक प्रॉब्लम रहेगी, जैसे जोड़ों का दर्द, फिर वो ठीक होगा तो शायद साइनस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एक के बाद एक। और जोड़ों का दर्द भी एक जगह टिकता नहीं, एक जोड़ से दूसरे में घूमता रहता है। अच्छा, ये घूमने वाला दर्द। और दर्द के बारे में लिखा है कि गर्मी से आराम मिलता है, पर अजीब बात है कि तकलीफें गर्मियों में बढ़ती हैं। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा है। गर्मी से आराम, पर गर्मियों में ये दिक्कतें शुरू होना या बढ़ना। और दर्द भी कहते हैं बहुत छोटी सी जगह पर होता है। बिल्कुल, जिसे उंगली से ढका जा सके इतनी छोटी जगह पर। कंधे के ब्लेड के पास का भी जिक्र आता है अक्सर। और वो श्लेष्म झिल्ली वाली बात, साइनस वगैरह। जी, जुकाम और खासकर साइनस की समस्या, साइनसाइटिस बहुत आम है इनमें। जुकाम अक्सर साइनस में बैठ जाता है। और यहीं वो बहुत ही खास कीनोट लक्षण आता है डिस्चार्ज का। वो रस्सी जैसा, हाँ, बहुत ज्यादा गाढ़ा, चिपचिपा और रस्सी जैसा लंबा खिंचने वाला स्राव, रोपी इलास्टिक विसिड डिस्चार्ज।
साहित्य में लिखा है कि कभी-कभी ये इतना लंबा खिंच सकता है कि जमीन तक छू जाए। ये काली बाइक्रोमिकम की पहचान जैसा है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत विशिष्ट है। और कोई शारीरिक लक्षण जो ध्यान देने लायक हो? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे धमनियों का सख्त होना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कम उम्र में भी दिख सकता है। ओह, जीभ पर अजीब सा एहसास होना, जैसे जीभ के पिछले हिस्से पर बाल हों, या फिर जीभ का बहुत ज्यादा चमकदार दिखना, एकदम वार्निश्ड। लक्षणों का रात 2 से 3 बजे के बीच बढ़ जाना, ये टाइम एग्रेवेशन भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, 2 से 3 बजे रात को। जी, और अगर डर या चिंता होती है तो वो भावना मुख्य रूप से छाती से, पेट के ऊपरी हिस्से से उठती भी महसूस होती है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन स्रोतों के आधार पर काली बाइक्रोमिकम का चित्र एक ऐसे व्यक्ति का बनता है जो नियमों में बंधा है, थोड़ा कठोर है, संकीर्ण सोच वाला है और काफी हद तक अपनी बनाई दुनिया में ही सीमित रहता है। बिल्कुल। और शारीरिक तौर पर देखें तो श्लेष्म झिल्ली और जोड़ों की समस्याएं जो बारी बारी से आती हैं, वो घूमने वाला दर्द और वो अनोखा रस्सी जैसा डिस्चार्ज, ये सब मुख्य पहचान है। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। ये जो संकीर्णता का विचार है, जो इस प्रोफाइल में इतना केंद्रीय है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की विशेषता है, या फिर ये हमें जीवन के अन्य पहलुओं या शायद थोड़े बड़े सामाजिक दायरों के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है? ये एक सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।